Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to Rama Learning Platform. So as you all know that कि हम सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, जिसके थ्योरी पोर्शन को हमने अपने पिछले क्लास में कवर कर लिया था. आज के क्लास में हम इस चैप्टर से बने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर थ्योरी पोर्शन में आपकी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से वो सारी चीज़ें वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं. सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं. अगर आप खुद से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो एनालाइज जरूर करें. अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आपके सीटेड साइंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. चलिए ऑप्शन चेक करते हैं. पहला ऑप्शन दे रखा डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, यानी कि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है. ये बात बिल्कुल सही है. हमने अपने थ्योरी वाले पोर्शन में भी डिस्कस किया था कि जो डाइजेशन होता है हमारा वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं इंक्लूडिंग स्टमक एसिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, जो कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड को ब्रेक करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, राइट. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है. तो आप कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे चेंज आपको नोटिस करने को मिलेगा, इंक्लूडिंग आपका चेंज ऑफ स्मेल हो गया, कलर हो गया, या फिर जो वेस्ट लेफ्ट होते हैं बिहाइंड न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है तो उसके पीछे जो वेस्ट लेफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा केमिकल रिएक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. तो इस प्रक्रिया में भी आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम ईट करते हैं वो चेंज होता है सिंपलर सब्सटेंस में, और इसके पीछे जो पूरी प्रक्रिया होती है पूरा केमिकल रिएक्शन होता है. मतलब कि फूड जो होता है वो केमिकली डाइजेस्ट होता है एंजाइम्स के द्वारा, और जो फूड हम लेते हैं वो ब्रोक डाउन होता है. फिर उसके बाद से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें वो निम्न ब्लड स्ट्रीम्स में भेजे जाते हैं. फूड जो होता है वो मेनी केमिकल चेंजेस के बाद हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है. इसलिए हम कहते हैं कि जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जो भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ईट करते हैं वो चेंज हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में. और हमारा केमिकल चेंज में यही तो होता है. केमिकल चेंज जो होता है वो हमारा इरिवर्सिबल होता है. ओके. और केमिकल चेंज की जो प्रक्रिया होती है उसमें केमिकल रिएक्शन होकर के न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. इतना आप लोगों को ध्यान रखना है. न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, पूरा केमिकल रिएक्शन होकर के वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तब हम कहते हैं कि वो केमिकल चेंज है. और फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. और वो रिवर्सिबल होता है बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाए तो. बट कुछ केसेस में जो हमारा फिजिकल चेंज होता है यानी कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है वो कुछ केसेस में इरिवर्सिबल भी होता है. ये आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा. जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो सामान्य तौर पर तो रिवर्सिबल होता है, बट कुछ केसेस में आपको इरिवर्सिबल भी देखने को मिलेगा. मतलब फॉर डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, यानी पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है. ये बात बिल्कुल सही है. चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है. ऑप्शन नंबर बी दे रखा फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, यानी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है. ये बात भी आपका बिल्कुल सही है. देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है वो उसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं. जैसा कि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं. तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि इन्वॉल्व्स होता है कंबाइनिंग ऑफ वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, तो इसमें न्यू केमिकल स्पीसीज फॉर्म्ड होते हैं. मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होते हैं, यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. और फोटोसिंथेसिस हेल्प करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ में, तो इसलिए वहाँ पे सेवरल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, राइट. तो इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिट्टी से, और सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं एयर से अपना भोजन बनाने के लिए, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आल्सो टेक प्लेस, राइट. सो वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज के रूप में.
इसलिए हम कहते हैं कि और ग्लूकोज के रूप में जब वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है हमारा वो केमिकल चेंज है। ए और बी तो सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी दे रखा रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, यानी श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात भी बिल्कुल सही है आपका कि रेस्पिरेशन हमारा केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं डिफरेंट कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो केमिकल चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक, यानी चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन है हमारा वो रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ग्लूकोज वहाँ पे जो होता है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक। ओके, सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, यानी श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। देखिए यही बात हमारा गलत है। हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। ओके, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन है। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि हमारा क्रिस्टलाइजेशन जो है वो फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल है। ओके, केमिकल चेंज नहीं है। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन में हमने देखा था कि मान लीजिए हमने बीकर लिया, उसमें वाटर ले लिया 1 कप। ओके, और इसमें हमने डाल दिया H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें। अब इसको हम गर्म कर लेंगे यानी हीट कर लेंगे, और हीट करने के बाद जब ये उबलना शुरू हो जाए तो इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट का चूड़ या फिर सॉल्यूशन मिलाएंगे और तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो सके। ओके, तो इसको हम डालते रहेंगे इसमें कॉपर सल्फेट और उसके बाद से इसको हिलाते रहेंगे तब तक डालेंगे उसमें जब तक कि कॉपर सल्फेट और घोलना संभव ना हो और इसमें ना डाला जा सके। ओके, और उसके बाद से हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये रेस्ट करेगा यानी कि ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद से हम देखेंगे इसको, जब हम फिल्टर पेपर पे छान लेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो चुके हैं। ओके, तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन की हमारी विधि है यहाँ पे कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाया यानी कि जब हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाया तो हमें बाद में यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स देखने को मिला। राइट, कॉपर सल्फेट का हमें बाद में क्रिस्टल्स देखने को मिला। इट मीन्स यहाँ पे कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन का जो विधि है ये हमारा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। तो यही हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि पूछा ही गलत है और यही हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अगला क्वेश्चन। आपकी सीटेट साइंस 2014, 2021 दिसंबर में और 5 जनवरी 2022 में पूछा गया। इट मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतने बार पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज, यानी जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। हमें बताना है कि वो हरा पदार्थ कौन सा होता है। तो देखिए, जब कॉपर वेसल जो कि आपका एक्सपोज्ड होता है मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक तो वहाँ पे ग्रीन लेयर जम जाता है उसके सरफेस पे। तो क्या होता है वहाँ पे जो कॉपर होता है, कॉपर कोरोड्स कर देता है बाय ऑक्सीडेशन, जो कि रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के द्वारा और वाटर के द्वारा जो मॉइस्ट एयर में, और वहाँ पे बना देता है कॉपर ऑक्साइड। ओके, वहाँ पे बना देता है आपका कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड वहाँ पे वो बना देता है और उसके बाद से जो कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना देता है कॉपर कार्बोनेट, जो कि दे देता है ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चलिए चेक करते हैं। पहला हमारा दे रखा कॉपर सल्फेट, ये नहीं होगा। सेकेंड दे रखा मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, ये नहीं होगा। हमें ऑप्शन देखना है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि आपके फोर्थ ऑप्शन में दे रखा, और मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ग्रीन मटेरियल होता है, जो ग्रीन मटेरियल आपके कॉपर के प्लेट पे जो ग्रीन लेयर बन जाता है वो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। इट मीन्स कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड जिसको हम लिखते हैं CuOH2, और कॉपर कार्बोनेट को हम लिखते हैं CuCO3। ओके,
तो ये क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ मतलब कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिक्सचर के द्वारा वहाँ पे ग्रीन मटेरियल फॉर्म हो जाता है। ओके, सो इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉपर का प्लेट था उस पर जो ग्रीन लेयर आया तो वो किसका मिक्सचर था, वो मिक्सचर था आपका कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट साइंस 2012 में बना। When carbon dioxide is passed through clear lime water solution, it turns milky. The milky appearance of lime water is due to। देखिए ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा गया, बस वो थोड़ा और इजी वे में पूछा गया। ओके, तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन किसके कारण दिखाई देता है? देखिए इसको हमने अपने थ्योरी पोर्शन में भी डिस्कस किया था, रिएक्शन के भांति, राइट। तो वहाँ पे हमने रिएक्शन समझा था इसका, अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये पिक्चर के भांति समझाया गया है। देखिए जब किसी भी सिट्रिक एसिड का यानी खट्टे फल का आप रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए लेमन हो गया, सिरका हो गया, किसी भी सिट्रिक एसिड का आप रिएक्शन कराते हैं खाने के सोडा से। ओके, यहाँ पे सिरका का रिएक्शन कराया जा रहा है खाने के सोडा से। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, किसी भी सिट्रिक एसिड, लेमन, सिरका, कोई भी हो, सिरका का रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं खाने के सोडा से तो आपको वहाँ पे गैस देखने को मिलेगा। कौन सा गैस देखने को मिलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बबल्स के फॉर्म में होता है। जब भी बबल वाले गैस की बात हो रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो रिएक्शन के बाद क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, जिसका रिएक्शन जब हम लाइम वाटर से कराते हैं, ओके, मीन्स चूने के पानी से कराते हैं। अब हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? तो लाइम वाटर से, मीन्स चूने के पानी से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कैसे लिखते हैं हम चूने के पानी को? तो CaOH2। ओके, तो आप जब लाइम वाटर मीन्स चूने के पानी का रिएक्शन, जब आपने रिएक्शन कराया तो लाइम वाटर से मीन्स चूने के पानी से, तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, यानी कि अघुलनशील होता है। तो अघुलनशील होने की वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, और पानी में डिसॉल्व ना होने की वजह से ये दूधिया रंग शो कर देता है। ओके, तो दूधिया रंग शो कर देता है वहाँ पे। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डायरेक्टली बढ़ाते चले जाएंगे तो ये इनसॉल्यूबल की जगह सॉल्यूबल बन जाता है, और जो मिल्क सॉल्यूशन जो आता है, मिल्क कलर जो आता है वो खत्म होने लगता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप सिट्रिक एसिड यानी कि यहाँ पे आप सिरका का करा रहे हैं, तो मतलब सिट्रिक एसिड का जब आप रिएक्शन कराते हैं खाने के सोडा से तो आपको वहाँ पे गैस देखने को मिलता है। कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी बबल वाले गैस की बात हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही होती है जो कि बबल्स के फॉर्म में होता है। और जब इनका रिएक्शन आप लाइम वाटर मीन्स चूने के पानी से कराते हो तो वहाँ पे आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। कौन सा सब्सटेंस? तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, जो कि इनसॉल्यूबल होता है यानी अघुलनशील होता है, और अघुलनशील होने की वजह से पानी में डिसॉल्व न होने की वजह से दूधिया रंग शो करता है। लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डायरेक्टली बढ़ाते चले जाएंगे तो वो इनसॉल्यूबल की जगह सॉल्यूबल हो जाएगा, और जो मिल्क कलर आता है वो खत्म होने लगता है। ओके, हमने अपने रिएक्शन भी देखा था कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया कराते हो तो रिएक्शन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी यानी CaOH2, तो इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन होता है तो बनता है न्यू सब्सटेंस CaCO3 प्लस वाटर, यानी वाटर अलग हो जाता है क्योंकि ये इनसॉल्यूबल होता है पानी में। तो जब ये पानी में इनसॉल्यूबल होता है यानी अघुलनशील होता है तो पानी जो होता है हमारा वो अलग हो जाता है, और अलग होने के कारण जब पानी में ये डिसॉल्व नहीं होता है तो दूधिया रंग शो कर देता है। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
और ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन लाइम वाटर, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों गंदगी, ये हमने तो अभी नहीं समझा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है, यानी कि जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील होता है। सो अविलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होने के कारण क्या होता है, तो पानी में जो हमारा चूने के पानी का जो रंग होता है वो दूधियापन हो जाता है। किसके कारण, तो प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या हमें बताना है। यहाँ पे आपको बताना है रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। When food get spoiled, it produces a foul smell. जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, ये बात सही है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा बी ऑप्शन नंबर, अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम, ये भी बात सही है कि सेव एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है सेव के टुकड़े को तो वह भूरा हो जाता है, ये बात भी सही है। पर ये कैसा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में भी हमने अपने थ्योरी पोर्शन में समझा था कि केमिकल चेंज हो रहा है, राइट। केमिकल चेंज में हमने देखा था जो भी मतलब आप फूड जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं तो आप उसको दोबारा से उसको ठीक तो नहीं कर सकते। मान लीजिए जो आपका रोटन वेजिटेबल्स हो गया, सड़ा हुआ वेजिटेबल्स हो गया, तो क्या आप उसको दोबारा से वैसे ही कर सकते, ताज़ा नहीं कर सकते ना, फूड को भी नहीं कर सकते जो खराब हो जाता है। तो जब भोजन खराब हो जाता है तो दुर्गंध भी उत्पन्न करता है, यानी स्मेल आता है। तो ये सब हमने केमिकल चेंज में पढ़ा था, राइट। तो ये हमारा केमिकल चेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा केमिकल चेंज है, बी हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सेव के जब एक टुकड़े को आप कुछ क्षण के लिए बाहर रखते हैं तो वो भूरा हो जाता है, इट मीन्स वहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, व्हेन एन आंट बाइट्स कैलामाइन इज यूज टू ईज द इरिटेशन ऑन स्किन, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात सही है, हमने अपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था जो कि न्यूट्रलाइजेशन की विधि थी। एसिड ज़्यादा हो तो बेस मिला दो, बेस ज़्यादा हो तो एसिड मिला दो, राइट। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन की विधि में पढ़ा था इसको, ये बात भी सही है। यहाँ पे भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, व्हेन एन आंट बाइट्स कैलामाइन इज यूज टू ईज द इरिटेशन ऑन स्किन, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा केमिकल चेंज है। चलिए ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए पहला ही आपका सही हो जाएगा, ऑल आर केमिकल चेंजेस। ऑल आर केमिकल चेंजेस मतलब कि सभी के सभी आपके रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एन आयरन ब्लेड इज ड्रॉप्ड इनटू अ ब्लूइश सॉल्यूशन आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू हैव चेंज्ड टू ग्रीन एंड अ ब्राउन कलर डिपॉजिट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द नेल। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड। देखिए एक लोहे का ब्लेड नीले बिलियन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात बिलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने अपने एनसीईआरटी वाले पोर्शन यानी थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस करा था। चलिए पहले इसको समझेंगे फिर ऑप्शन पे चलेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में साफ साफ गिवन है। ये है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट बिलियन का रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया जब हम आयरन से कराते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब नीले कलर का जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, जिसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, ओके, तो जब अपन अपना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसका रिएक्शन हम आयरन से कराते हैं, यह एक तरह का डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे जब आप आयरन से रिएक्शन कराते हैं इसका, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे कैसे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जब इसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन आयरन से होगा तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा और अलग कर देगा कॉपर को और खुद बना देगा आयरन सल्फेट का विलयन। ओके, हल्का हरा रंग का दे देगा सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और ये ब्लेड के ऊपर कॉपर का भूरे
रंग का विक्षेपण देखेंगे। देखिए इस ब्लेड को बाहर निकाल के यहाँ पे दिखाया गया है। ब्लेड के ऊपर भूरे रंग का आप देखेंगे कॉपर का भूरे रंग का विक्षेपण आ जाता है, यानी कि कॉपर अलग हो जाता है। आयरन क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को अलग कर देगा, ओके, और खुद बना देगा आयरन सल्फेट हल्का हरा रंग का, और कॉपर जो है हमारा वो डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिटिंग हो जाएगी कॉपर की, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लेड के ऊपर कॉपर का भूरे रंग का विक्षेपण आ जाता है। पहले आयरन था, फिर कॉपर की परत चढ़ गई, सो केमिकल चेंज हुआ, और केमिकल चेंज के थ्रू न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमने अपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था कि जो मतलब कि पदार्थ आयरन सल्फेट, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, तो ये एक अन्य नया पदार्थ फॉर्म हुआ। तो आपने वहाँ पे हमने रिएक्शन भी देखा था, राइट, हमने रिएक्शन देखा था कि हमारा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था CuSO4, ओके, प्लस जिसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, प्लस आयरन यानी कि Fe, ओके। इसका हमने जब रिएक्शन कराया तो क्या फॉर्म हुआ, FeSO4 जो कि हरा रंग दे देगा, प्लस कॉपर, ओके, कॉपर। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, आयरन हमारा कॉपर को रिप्लेस करके बना देगा FeSO4, ओके। कॉपर को यहाँ रिप्लेस करके FeSO4 वाला सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो कॉपर पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर की ब्राउन डिपॉजिटिंग हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, द ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट, ओके। यहाँ पे दे रखा कि द ग्रीन कलर सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। हमारा जो कॉपर सल्फेट था, क्या वो ग्रीन कलर सॉल्यूशन था? नहीं, वो तो नीला था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा, द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज आयरन सल्फेट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आयरन सल्फेट तो हमारा हरा रंग दे दिया ना, हल्का हरा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज कॉपर, ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा कि ब्लेड पर ब्राउन डिपॉजिटिंग आ जाएगी कॉपर की, ओके, वहाँ पे कॉपर की ब्राउन डिपॉजिटिंग हो जाएगी, केमिकल चेंज होगा, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस हर जगह फॉर्म हो रहा है। वहाँ पे लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण जो कॉपर सल्फेट विलयन है उनके रंग में परिवर्तन भी हुआ, जो वहाँ पे जो विलयन था वो आयरन सल्फेट बन गया, हल्का हरा रंग दे दिया। तो हमारा जो ब्राउन डिपॉजिट था ब्लेड के मतलब कि जो हमारा कॉपर था तो उसकी ब्राउन डिपॉजिटिंग हो गई। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन दे रखा, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द ब्लेड इज रस्ट, यानी कि आयरन ऑक्साइड। नहीं, ये तो परिवर्तन हो गया ना, ब्लेड के ऊपर कॉपर का भूरे रंग का विक्षेपण आ गया, पहले आयरन था फिर कॉपर की परत चढ़ गई, वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन है, मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस लीड्स फॉर्मेशन ऑफ बबल्स अलॉन्ग विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस, द गैस एक्स इज। देखिए बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ में कोई गैस निकलती है, गैस एक्स है। देखिए हमने अभी ऊपर चर्चा किया था कि अगर बुलबुले वाले गैस की बात हुई तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही होगी, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेकिंग सोडा को हम कैसे लिखते हैं, सो NaHCO, एक सेकेंड, देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3, ओके। बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सो आप लोगों को ये याद रखना है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ओके। तो बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं, साथ में कोई गैस निकलती है, गैस एक्स है, तो गैस एक्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 3 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ केमिकल चेंजेस, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है, ओके। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, हमें बताना है केमिकल चेंजेस, ओके। पहला ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर ए, दूध में चीनी मिलाना। देखिए ये हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब शुगर डिजोल्व हो जाएगा मिल्क में तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा और कोई न्यू सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा, दूध से दही जमाना, ये आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क से आपने कर्ड बना लिया, अब आप कर्ड से दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो ये
ये आपका फिजिकल चेंज है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा और यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी तो आपने देखा कि दूध से आपने दही जमा लिया, पर दही से आप दोबारा दूध नहीं जमा सकते, दूध नहीं बना सकते। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज केमिकल चेंज। हमें केमिकल चेंज बताना है। चलिए और ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा, दूध से पनीर बनाना। देखिए ये भी आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि पनीर से आप दोबारा दूध नहीं बना सकते, राइट। तो ये आपका केमिकल चेंज है, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये आपका इरिवर्सिबल है। बी और सी दोनों इरिवर्सिबल है, यानी अपरिवर्तनीय है, राइट। तो आपका बी और सी ये दोनों आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, दही से लस्सी बनाना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में दही है, दही को परिवर्तित कर दिया गया, लस्सी बना दिया गया, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज हुई, यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, राइट। आपने दही को मथनी करके या फिर ऐसे आपने दही से डायरेक्ट, जो दही लिक्विड स्टेट में है तो दही को परिवर्तित करके लस्सी बना दिया, तो वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। इट मीन्स वो हमारा फिजिकल चेंज है। सो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा बी और सी, जो कि हमारा केमिकल चेंज है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 7 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट। यानी लोहे की किल पर जब जंग लग जाती है तो जंग लगने से लोहे की किल के भार पर क्या प्रभाव होता है। सिंपल सी बात है कि वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर किसी लोहे की वस्तु है, आयरन की ऑब्जेक्ट है, उस पर जंग लगेगा तो उसका भार जो है वो इंक्रीज ही तो होगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक और न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो वहाँ पे उसके भार में इंक्रीज होगा, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सीटेड साइंस 7 जनवरी 2022 में ही बना क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू। पहला दे रखा ए, ऑल फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होंगे, हम कुछ केसेस में कह सकते हैं कि हमारे फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, यानी सारे के सारे भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल हो ये नहीं हो सकता। हाँ, मोस्टली अगर देखिए मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मोस्टली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, तब हम कह सकते हैं कि मोस्टली फिजिकल और केमिकल चेंज जो होते हैं, तो मोस्टली फिजिकल चेंज की बात करें तो वो रिवर्सिबल होता है, मोस्टली केमिकल चेंजेस की बात करें तो वो इरिवर्सिबल होता है। बट ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल ये हम नहीं कह सकते, कुछ कंडीशन में हमारे फिजिकल चेंज जो हैं वो इरिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, बस वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा होता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती, ओके, बट वो रिवर्सिबल होता है ये ज़रूरी नहीं। कहीं कहीं किसी किसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, बट वो रहेगा फिजिकल चेंज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। बी दे रखा, ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ये बात भी यहाँ पे गलत है, सारे के सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल हो ये नहीं हो सकता। हाँ, ज़्यादातर केमिकल चेंज यानी ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन आपके इरिवर्सिबल होते हैं, बट सारे के सारे इरिवर्सिबल हो ये हम नहीं कह सकते, कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और मोस्टली इरिवर्सिबल होता है, बट कुछ केसेस में कह सकते हैं कि वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ओके, बट जो हमारा ए दे रखा फिजिकल चेंज ये भी कुछ केसेस में आपका इरिवर्सिबल देखने को मिल सकता है और मोस्टली कहें तो रिवर्सिबल होता है, बट वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा होता है और वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा दोनों ही गलत है, ए और बी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। अगर हम एग्जाम्पल में समझें तो मान लीजिए अगर आपने वाटर का फॉर्मेशन कराया बाय कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारा होगा H2 प्लस O2 H2O। ओके, तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराएंगे वाटर का तो वो दोबारा आपका क्या होगा, H2 और O2 गैस दे देगा। तो कैसे, तो H2O प्लस हीट। ओके, तो हमारा H2 प्लस O2। ओके,
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, राइट। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन हम करें तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करें तो दोबारा हमारा बैक दे देगा H2 और O2 गैस, तो H2O प्लस हीट, तो H2 प्लस O2 गैस हमारा दोबारा बैक दे देगा। तो सारे के सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल हो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, कुछ केसेस में वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, नाइदर ए नॉर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, समझेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 8 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। चलिए असर्शन चेक करेंगे। अभिकथन हमारा दे रखा, बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर टू प्रोड्यूस एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप किसी पेपर को जलाते हो तो एस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, यानी कागज के टुकड़े को जलाकर राख में परिवर्तित करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए रीजन चेक करेंगे। रीजन दे रखा, बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। कागज के टुकड़े का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये बात बिल्कुल सही है, बट ये रीजन आपके असर्शन का सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों बात तो की जा रही है केमिकल चेंज की, यानी कि इरिवर्सिबल है। कागज को जब आपने जला दिया तो वो राख में परिवर्तित हो गई। अब राख को आप दोबारा कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज है। बट हमें यहाँ पे हमारा जो असर्शन दे रखा उसमें बताया है उसने कि कागज के टुकड़े को जलाकर राख में परिवर्तित करना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे हमारा रीज़न होना चाहिए कि बर्निंग के बाद न्यू सब्सटेंस बना, रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, इसलिए बर्निंग के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो वो हमारा रीज़न होना चाहिए। बट रीज़न में दे रखा, बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, यानी कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये रीज़न तो अपने आप में सही है, बट ये रीज़न इस असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर हमारा ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेड साइंस 11 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक दे रखा हमारा, ए केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। हाँ, यूजुअली इरिवर्सिबल ही होते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज मोस्टली आपके इरिवर्सिबल ही होते हैं। अगर हम मतलब सारे के सारे या फिर हमेशा कहें तो नहीं, बट मोस्टली, ज़्यादातर, सामान्यतः केमिकल चेंज जो है वो हमारा इरिवर्सिबल होता है और फिजिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल होता है। बट कुछ केसेस में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि केमिकल चेंज हमारा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकता है, फिजिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल हो सकता है। ओके, तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए बी चेक करेंगे। बी दे रखा, इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। देखिए ऑलवेज चेंज इन स्टेट ये अपने आप में गलत हो जाएगा, ऑलवेज नहीं होना चाहिए। हाँ, चेंज इन स्टेट होता है बट ऑलवेज चेंज इन स्टेट नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। तो ये हमारा जो बी स्टेटमेंट है ये गलत है और ए स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके सीटेड साइंस 13 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो ए ऑप्शन ए हमारा दे रखा, बर्निंग ऑफ वुड इज ऑफ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। देखिए ये बात यहाँ पे गलत है। बर्निंग ऑफ वुड हमारा केमिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब आप लकड़ी को जला देंगे, ओके, जब आप लकड़ी को जला देंगे तो वहाँ पे एस फॉर्म होगा, राइट, वहाँ पे एस फॉर्म होगा, तो उस एस से आप दोबारा लकड़ी के कंडीशन में नहीं जा सकते, राइट। तो वो हमारा केमिकल चेंज है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, एस एक्सेट्रा फॉर्म हुए वहाँ पे। तो ये हमारा केमिकल चेंज है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिजिकल चेंज दे रखा ये, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। बी दे रखा हमारा, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। देखिए ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि जो हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर है ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है,
ये हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि बॉइलिंग जब आप बॉयल कर रहे हैं तो वाटर जो है वो केवल चेंज हो रहा है लिक्विड से गैसियस स्टेट में। आप चाहें तो उसको फिर से ठंडा कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका फिजिकल चेंज का प्रकार है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत दिया है। सी दे रखा, ग्राइंडिंग वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। देखिए ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। जब आप लकड़ी का बुरादा बनाते हो, लकड़ी को जब आप पीस करके उसका जब बुरादा बनाते हो तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज है, लेकिन वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि जब आपने लकड़ी को बुरादा बना दिया तो आप दोबारा से लकड़ी के उस कंडीशन में नहीं जा सकते जैसा वो पहले था। ओके, तो वहाँ पे आपने कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनाया, वहाँ पे बस उसी लकड़ी को आपने बुरादे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ना तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन कराया, ना तो वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, बस वही लकड़ी को आपने जो लकड़ी हमारे पास था उसको आपने पीस कर बुरादा बना दिया, बट उस बुरादे से आप दोबारा उस लकड़ी तक नहीं जा सकते। जैसा कि वो जिस कंडीशन में वो पहले था उस कंडीशन में आप उस बुरादे से दोबारा नहीं जा सकते, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। फिजिकल है बट इरिवर्सिबल है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका सीटेड साइंस 6 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना है। क्वेश्चन आपका ये कई बार रिपीट हुआ है, बस वहाँ पे मेथड अलग है क्वेश्चन का पूछने का। मान लीजिए बॉइलिंग ऑफ वाटर दे दिया, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क दे दिया, तो ऐसे करके दिया है, और कौन सा फिजिकल चेंज केमिकल चेंज है ऐसे बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन दे रखा, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन या घी बनाने में निम्न चरण निहित है। ओके, ए दे रखा, दूध पाश्चरीकृत किया जाता है, तो दूध को का पाश्चराइजेशन करके हमने वहाँ पे मिल्क की सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। ओके, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है, ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है। ओके, तो ये हमारा जो है ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे बस हमने दूध का पाश्चरीकृत किया है। ओके, वहाँ पे मिल्क की यानी कि दूध की सेल्फ लाइफ हमने बढ़ा दी, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। बी दे रखा, फिर दूध का दही जमाया जाता है। देखिए जब दूध का दही जमाया जाए यानी मिल्क से आपने कर्ड जमा लिया, अब आप कर्ड से दोबारा दूध पे नहीं जा सकते, वहाँ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ओके, तो ये हमारा केमिकल चेंज है, बी हमारा केमिकल चेंज है। सी दे रखा, दही को अपकेंद्र में बिलोकर मक्खन अलग किया जाता है, तो जब आपने दही को अपकेंद्र में बिलो करके उसका मक्खन, उसका जो फैट है उसको अलग कर लिया, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपने बस दही को अपकेंद्र में बिलोकर मक्खन जो उसका फैट है उसको अलग किया है। ओके, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है, यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, बस आपने दही का अपकेंद्र करके, दही को अपकेंद्र में बिलो करके मक्खन का जो उसका मक्खन है, जो उसका फैट है उसको अलग कर लिया है। तो जब देखिए जब आपने दही को अपकेंद्र में बिलोकर उसका मक्खन अलग किया तो वो आपका फिजिकल चेंज में आ जाएगा। बट जो हमारा देखिए डी में दे रखा, मक्खन को गर्म कर स्वच्छ मक्खन या घी प्राप्त किया जाता है, मतलब कि जब आपने उस मक्खन को अलग कर लिया, तो जब आपने उस बटर को हीट किया और हीट करके आपने उसका घी बना लिया, तब वो हो जाएगा आपका केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। उस घी को, जिस घी को आपने अलग किया था, उसको जब आपने हीट करा तो उस बटर को, उस मक्खन को जब आपने हीट करा, उस मक्खन को यानी कि घी को जब आपने हीट करा, तो आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया जो कि घी के रूप में, तो वहाँ पे आपको केमिकल चेंज दिखाई देगा। आपने देखा होगा मम्मी लोग जब मक्खन निकालती हैं, तो जब मक्खन निकाल लेती है तो उसको जब गर्म करती हैं, तो वहाँ पे हमारा घी हमें प्राप्त हो जाता है, राइट। तो जब वहाँ पे आपको घी प्राप्त होता है तो वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, फिर आप उस घी से दोबारा उस मक्खन में नहीं जा सकते। ओके, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ हीट करने पर, तो ये हमारा केमिकल चेंज होगा। ई हमारा दे रखा, छान कर पैक किया जाता है। देखिए ये हमारा फिजिकल चेंज है, आपने उसको छान लिया और पैक कर दिया, तो इसमें कहाँ कोई न्यू सब्सटेंस बना दिया, कहाँ कोई केमिकल रिएक्शन कराया, बस उस घी को आपने छान करके पैक कर लिया। ओके, तो ये हमारा ई हमारा फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी और ई फिजिकल चेंज होगा, और बी और डी आपका केमिकल चेंज होगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन जो है हमारा ए, सी और ई हमारा फिजिकल चेंज था, और बी और डी हमारा रासायनिक परिवर्तन था यानी कि केमिकल चेंज था। देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ दे देता मेल्टिंग ऑफ बटर तो हमारा फिजिकल चेंज हो जाता, बट दिया मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन या घी प्राप्त किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ये हमारा
हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, बट अगर दे देता कि बटर का मेल्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ बटर का मेल्टिंग, मतलब बटर का मेल्टिंग अगर हो रहा है सिर्फ, तो मेल्टिंग ऑफ बटर इज़ अ फिजिकल चेंज। बट अगर आप देखेंगे कि जो आपका जो बटर है तो उसको आप हीट कर रहे हो, हीट करके आप जो उसका लाइटली जो ब्राउन कलर है तो मतलब आप उससे फैट अलग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केमिकल चेंज। बट जो मेल्टिंग ऑफ बटर होता है वो फिजिकल चेंज होता है। बट आप मक्खन को गर्म करके स्वच्छ मक्खन या घी प्राप्त किए, यानी कि वहाँ पे आपने लाइटली जो ब्राउन कलर है उसको अलग किया, फैट को अलग किया गर्म करके, तो वहाँ पे आपकी केमिकल चेंज हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बट अगर डायरेक्ट सिर्फ दे दे मेल्टिंग ऑफ बटर तो वहाँ पे होगा आपका फिजिकल चेंज। ओके, तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर फ्लावरिंग ऑफ बड दे तो वो आपका फिजिकल चेंज है, बट ग्रोइंग ऑफ प्लांट दे तो वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। अगर राइपिंग दे दे, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स दे दे तो वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, राइपिंग दे दे तो केमिकल चेंज, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे। तो ग्रोइंग की बात करें, ग्रोइंग ऑफ प्लांट की बात करें तो वो भी आपका केमिकल चेंज होगा। ओके, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स केमिकल चेंज है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स आपका केमिकल चेंज है। बट फ्लावरिंग ऑफ बड दे दे, ओके, फ्लावरिंग ऑफ बड, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, फ्लावरिंग ऑफ बड दे दे, फ्लावरिंग ऑफ बड दे दे, अगर फ्लावरिंग ऑफ बड अगर दे दे तो ये आपका, तो फ्लावरिंग ऑफ बड अगर दे दे तो वहाँ पे आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब ब्लूमिंग ऑफ ए फ्लावर होता है तो वहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि जो बड होता है ओपन होता है और ब्लूम हो जाता है, वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। तो फ्लावरिंग ऑफ बड हमारा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। देखिए आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। सो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।